हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जसन गुस्से से उन आदमियों की तरफ देख रहा था और अब तक उन आदमियों ने इतना दर्द नहीं बर्दाश्त किया था जितना अब उन्हें डर लग रहा था। डर से वो कांप रहे थे। जसन उनकी तरफ बढ़ा और एक के पैर पर अपना पैर रख दिया और उसे बुरी तरह कुचलते हुए बोला, मौत तो तुम लोगों को आनी है, लेकिन अपनी मौत को आसान कर सकते हो उस शख्स का नाम बताकर जिसके कहने पर तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। आखिर मैं भी तो जानूं कौन सा कुत्ता शेर से मुकाबला करने की सोच रखता है। वह आदमी जिसके पैर पर जसन का पैर था वो दर्द से चिल्लाने लगा। उसके लिए इस वक्त जसन किसी राक्षस से कम नहीं था जो उसकी चोट पर बड़ी बेदर्दी से चोट दे रहा था। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। हाँ, हमारे पास तो सिर्फ फ़ोन। उसकी बात पूरी होने से पहले ही जसन उसका पैर छोड़कर उसके सीने पर अपना पैर रखकर उसे अपने जूते तले दबाने लगा। वो आदमी अब दर्द से कराह भी नहीं सकता था। लेकिन जसन इतने पर ही नहीं रुका। अब उसने अपने आदमी को इशारा किया, जिसके बाद वो एक कांच की बोतल लेकर आया जो बाहर से पूरी ब्लैक थी, इसलिए समझ पाना मुश्किल था कि उसके अंदर क्या है। जसन आदमी के ऊपर से हटा तो उस आदमी ने लंबी सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी सांसें रुक गई जब उसकी नज़रें उस बोतल पर गई और साथ ही साथ उसके साथियों की भी। सबकी सांसें हलक में अटक गई थी। उस बोतल में एसिड था। जसन उनकी हालत देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरी बेबी डॉल को गोली मारी तुम लोगों ने? अब तक तो तुम्हें मुझ पर हमला करने की सज़ा दी जा रही थी, लेकिन अब उस दर्द का बदला लूँगा जो दर्द मेरी बेबी डॉल को हुआ। उसे अगर एक खरोंच लग जाए तो मैं उस खरोंच को खरोंच से भर दूँ। तो तुम लोगों ने तो उसे गोली मारी थी। तुम्हारा हाल क्या होगा ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। हम बताते हैं सब कुछ। एक आदमी उसकी खूंखार आवाज़ और नज़रों से डर कर बोला। जसन ने उसकी तरफ देखा। पहले उसकी नज़र उसके चेहरे पर गई और फिर नीचे की तरफ। गीला फर्श बता रहा था कि उसके अंदर जसन का डर किस हद तक बैठ चुका है। जसन व्यंग्य से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और इस बार उसने उस आदमी को इशारा किया जिसने पहले उसकी तरफ कुर्सी बढ़ाई थी। जल्दी से उस आदमी ने जसन को कुर्सी लाकर दी तो जसन किसी महाराजा की तरह उस कुर्सी पर बैठा और सामने ज़मीन पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ वो शख्स किसी तोते की तरह बोलने लगा। धनंजय राय चौधरी। उस शख्स ने अभी एक नाम ही लिया था कि जसन की आंखें बड़ी हो गईं। जिन कुत्तों को उसने सालों पहले ही हलाल कर दिया, लगता है उन्हें फिर से सांसें आने लगी थी। वो शख्स लंबी लंबी सांस लेते हुए आगे बोला, धनंजय राय चौधरी ने हमें पैसे दिए थे आप पर हमला करने के लिए। उसने ऑर्डर दिया था कि आप किसी भी हालत में ज़िंदा नहीं बचने चाहिए। हम लोगों को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए हमने ये काम अपने हाथ में ले लिया। पर हम वादा शूट। वो आदमी बीच में बोलता बोलता चुप हो गया और उसकी आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया और वो नीचे धड़ाम से फर्श पर गिरा। एक गोली उसके माथे को चीरती हुई दीवार से जा लगी। उसकी आंखें भी बंद नहीं हुई थी और उसके बाकी साथी और चाहकर भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते थे। पूरे बेसमेंट में सन्नाटा फैल गया था। आसान मौत का वादा किया था, लो वादा पूरा किया, और अब इन लोगों को ना मौत आनी चाहिए ना इनकी सांसें चलनी चाहिए। जसन ने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए अपने आदमी से कहा, जिनके हाथों में अलग अलग एसिड की बोतल थी। वो लोग जसन से खुद की जान की भीख मांगते, इससे पहले ही उन लोगों की दर्द से कराहने की आवाज़ उस बेसमेंट में गूंजने लगी और जसन लंबे लंबे डग भरता हुआ वहाँ से बाहर आ गया और अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गया। गाड़ी चलाते वक्त उसने अपने खास आदमी को फ़ोन किया और उससे धनंजय राय चौधरी के बारे में सब कुछ पता लगवाने के लिए कहा और ये भी कहा कि कल सुबह का सूरज वो आसमान में अपने घर पर नहीं बल्कि जसन की आंखों में उसके किसी खुफिया ठिकाने पर देखे। उसकी आंखें बता रही थी। थोड़ी देर बाद जसन हॉस्पिटल, जहां अति के डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी थी और बाहर गाड़ी तैयार खड़ी थी। अति चलने फिरने की हालत में नहीं थी, इसलिए उसे उसी हिसाब से व्हील चेयर पर ले जाया गया। घर पर भी सारा बंदोबस्त कर दिया गया था।
अति ने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, जहाँ पर बॉडीगार्ड का ढेर लगा हुआ था, लेकिन जशन उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अति को वापस घर पर देख सबके मुंह लटके हुए थे। कोई भी खुश नहीं था और ये बात अति महसूस कर सकती थी, इसलिए उसकी आंखें नम हो गई। इस दुनिया में कोई नहीं है उसका अपना सिवाय जशन के। उसके भाई ने भी उसे पैसों के लिए बेच दिया और बाकी सब भी सिर्फ उसे दुखी ही देना चाहते थे। और एक जो उसे हद से ज़्यादा प्यार करता है, उस पर अपनी जान छिड़कता है। अपने पागलपन के चलते हुए वो उसे ही छोड़कर जा रही थी। कितनी बड़ी गलती कर दी है उसने अपनी जान को नाराज़ करके। लेकिन वो मनाए भी तो कैसे। जशन हॉस्पिटल तो आया था, लेकिन उसके सामने नहीं आया। घर पर भी वो आई तो नर्स और बॉडीगार्ड्स उसे घर के अंदर लेकर आए और फिर वो ही उसे रूम में लेकर आए। लेकिन जैसे ही वो रूम में पहुँचे, उसके गालों पर ठहरे आंसू सूख गए और होंठों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अंधे को बरसों बाद आंखें मिली हों। जशन दरवाजे पर ही खड़ा था। उसने व्हील चेयर को अंदर लिया और फिर अति को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटाया। जैसे ही वो उस बेड पर लिटाकर उससे दूर हटने लगा, अति ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाइए, थोड़ी देर मेरे पास रहिए। जशन ने उसके चेहरे की तरफ देखा जो तड़प से भरा हुआ था। उसकी नम आंखें बता रही थी कि इन आंखों को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जशन के दीदार के अलावा। वो कांपते हुए हाथ बता रहे थे कि इन हाथों को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इसके कि जशन उन्हें कुछ पल थाम ले। वो चुप रहा तो अति फिर से बोली, नाराज़गी जता लीजिए, लेकिन बेरुखी मत दिखाइए। जुदाई से बढ़कर तो नहीं होती बेरुखी। गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अति ने फिर से तड़प कर कहा तो जशन थोड़ा सा उसके ऊपर झुका और बोला, जान ले लेती तुम, उफ तक ना करता, लेकिन जो तुमने किया उसकी कोई माफ़ी नहीं। अति की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार जशन पत्थर बन चुका था। अति को यूं ही छोड़ वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। उसके जाने के बाद अति ने अपना वो हाथ ज़ोर से बेड पर मारा तो एकदम से खिंचाव पड़ने के कारण उसको बहुत तेज़ दर्द हुआ। लेकिन वो दर्द जो उसके सीने में हो रहा था, उसके आगे कोई दर्द उस पर असर नहीं कर रहा था। जशन अति को यूं ही छोड़कर बाथरूम में चला गया था। अति भी काफ़ी देर तक रोती रही, लेकिन आज इस रोने का जशन पर कोई असर नहीं हो रहा था। या यूं कह लो, असर तो बहुत हो रहा था, लेकिन वो असर अति को नहीं दिख रहा था, क्योंकि बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा जशन भी अपनी आंखें बंद किए अपनी आंखों की नमी को अंदर ही अंदर समेट रहा था। लेकिन जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो उसने अपनी लाल आंखें खोली और एक आंसू गालों पर से लुढ़क गया। उसकी बेबी डॉल को आज उसने खुद से दूर किया था, लेकिन ये दूरी ज़रूरी थी, उसे ये समझाने के लिए कि इस दूरी की उन दोनों के रिश्ते में कोई ज़रूरत नहीं। दोनों एक जिस्म एक जान है और उन्हें किसी भी हालत में जुदा नहीं होना। जशन के लिए इस दुनिया में कोई मायने नहीं रखता सिवाय अति के, तो अति के लिए भी जशन के अलावा कोई भी मायने नहीं रखना चाहिए। उनको अलग करने वाले बेशक टूट जाएं, लेकिन उनका रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। काफ़ी देर तक जशन शावर के नीचे यूं ही भीगता रहा और फिर बाथरोब पहनकर बाहर आया। आते ही उसकी नज़र बिस्तर पर गई, जहां पर अति अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। वो उसके करीब आया तो उसे महसूस हुआ कि अति गहरी नींद में है। शायद दवाइयों की वजह से उसे नींद आ गई थी। उसने अपने शॉर्ट्स पहने और फिर बेड की दूसरी तरफ आकर लेट गया। बिना एक पल गवाए उसने अपनी बेबी डॉल को अपनी बाहों में समेट लिया। ये दूरी बस उसको समझाने के लिए थी, तड़पाने के लिए नहीं। दिन भर की तड़प अब रात में ख़त्म होने वाली थी। जिन एहसासों के लिए दिन भर दोनों तरसे थे, अब उस तड़प को करार मिलने वाला था। अति को अपनी बाहों में लेकर ही जशन उसे पागलों की तरह जगह जगह पर चूमने लगा, ताकि ये यकीन दिला सके कि उसका जशन उससे बहुत प्यार करता है और कभी उसे दूर नहीं जा सकता। भले ही अति गहरी नींद में थी, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर आई सारी सिकन हटती जा रही थी। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन बेबी डॉल तुम कमज़ोरी बन गई हो मेरी, पर अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बनाना मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम मेरी दुनिया हो और अपनी दुनिया को अपने पास रखने के लिए मैं पूरी दुनिया को आग लगा सकता हूँ। प्यार तो मैं तुम पर अपना अब भी यूं ही लुटाऊंगा, उसने कहा और फिर अति के माथे पर एक प्यार भरा लम्स दे जो अति की रूह तक को सुकून दे गया।
उसके बाद उसने दोनों पर कंबल उठाया और फिर आंखें बंद कर ली। अगली सुबह अति की आंखें खुली तो वो बिस्तर पर अकेली थी। जशन कमरे में भी नहीं था और उसके बिस्तर पर भी नहीं। वो एक बार फिर से मायूस हो गई, क्योंकि उसे जशन का उसे रात को यूं ही छोड़कर जाना याद आ रहा था। अब फिर से उसकी आंखें नम हो गई। कुछ मिनटों बाद ही दरवाज़ा खुला तो उसने बड़ी उम्मीदों से दरवाजे की तरफ देखा कि शायद जशन होगा। अगर जशन हुआ तो वो एक बार फिर से उसे माफ़ी मांगेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन अब उसके बिना नहीं रह सकती, उससे और ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। लेकिन उसकी सारी उम्मीदें टूट गई जब दरवाजे पर इतना थी जो उसकी ड्रेसिंग वगैरह करने के लिए आई थी। अति का मन कर रहा था कि वो उस नर्स को वहाँ से भगा दे, लेकिन अपनी और ज़िद और मनमानी करके वो जशन को और ज़्यादा नाराज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप उस नर्स का कहना मानती रही। वहीं दूसरी तरफ जशन एक चेयर पर सिर झुकाकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन एक झटके से उसने अपनी आंखें खोली तो ऐसा लगा जैसे उन आंखों में सूरज ने अपनी सारी लाली समाधि हो। उसके सामने एक शख्स बैठा था जो करीबन 50-55 साल का था। दिखने में तो वो एक बिजनेसमैन लग रहा था, लेकिन फ़िलहाल उसकी हालत किसी भिखारी की तरह हो चुकी थी। उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और शरीर पर जगह जगह खरोंच और मार पिटाई के निशान थे, जो शायद जशन के आदमियों ने ही दिए थे। जब कुत्ता बूढ़ा हो जाए, काटना तो दूर, उसे तो भौंकना भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन बुढ़ापे में तो तुम में जोश और भी ज़्यादा बढ़ गया। लगता है मौत का डर नहीं रहा, जशन ने उस आदमी को देखते हुए कहा। वो आदमी जशन की बात सुनकर पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, खुद को शेर समझते हो ना तुम, लेकिन शेर के मन में एक ही गलतफहमी होती है कि उस जंगल का वो एक ही शेर है और यहाँ पर कोई और राज नहीं कर सकता। लेकिन अब वक्त ख़त्म हुआ, क्योंकि तुम्हारा सामना करने वाला अब आ चुका है। वो तुम्हें बताएगा कि कुत्ता तो बूढ़ा होता ही है, लेकिन शेर भी हमेशा जवान नहीं रहता, उसका भी वक्त आता है, और जब उसका वक्त ख़त्म होता है तो सबसे पहले उसका जंगल पर राज खत्म होता है। जशन ने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जंगल में राज करने की इच्छा तो मैंने कभी की ही नहीं, लेकिन अगर कोई मेरे इलाके में घुसकर मुझसे ही पंगा लेने की कोशिश करेगा तो असली शेर चीर फाड़ कैसे करता है ये तो मैं उसे तसल्ली से समझाऊंगा। सुना है तेरा बेटा वापस आ गया, और शायद उसी के दम पर तू इतना उछल रहा है। लगता है वही है जिसने कुत्तों की तरह उस पर पीछे से भौंकने की हिम्मत की है, और तू उसे शेर कह रहा है। तो एक काम कर, बुला अपने उस शेर को, देखते हैं कौन किस पर राज करेगा और कौन किसका सीना चीरेगा। जशन की बात सुनकर धनंजय राय चौधरी को जैसे एकदम से सांप सूंघ गया। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। वो जल्दी से बौखलाया हुआ बोला, मेरे बेटे का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, और तुम्हें जो भी नुकसान पहुंचाया है वो मैंने पहुंचाया है। हा हा हा, तेरी ये बौखलाहट बता रही है कि कुत्ते ने कुत्ता ही पैदा किया है, जिसके ना सीने में दम है ना। चल, दिया तुम्हें मौका, कर दिया उसे अपनी अदालत से बाइज्जत बरी, पर तेरे लिए इतना दरिया दिल हो जाऊं ये तो मुमकिन नहीं। तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा। धनंजय ने अभी कहा ही था कि जशन अपनी चेयर को पीछे की तरफ धकेलते हुए उठा और नीचे ज़मीन पर रखे हुए उसने 2 पत्थरों को अपने हाथों में उठाया और धड़ाधड़ धनंजय के मुंह पर मारना शुरू कर दिया। उसके हाथों से ना ही पत्थर छूट रहे थे और ना ही धनंजय के गाल, चमड़ी और हड्डियां दोनों ही कचरा हो चुकी थी। जिस गति से धनंजय के चेहरे से खून बह रहा था, उससे ज़्यादा गति से जशन की सांसें चल रही थी और उस एक एक सांस को महसूस हो रहा था अति का दर्द, जो वो पिछले 3 दिनों से बर्दाश्त कर रही थी। धनंजय पहले तो चीखा चिल्लाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी चीखें भी बंद हो चुकी थी। पता नहीं वो जिंदा था या मर गया, लेकिन जशन एकदम से राक्षस बन चुका था। वो इतने पर भी नहीं रुका। धनंजय जब फर्श पर नीचे गिर गया तो उसने वो पत्थर जोर से अपने हाथों में कसा और उसके सीने पर मारना शुरू कर दिया, और तब तक मारता रहा जब तक उसके सीने में छुपा दिल बाहर से दिखाई नहीं देने लग गया। पूरा सीना फट चुका था और खून के छींटे जशन के चेहरे पर भी थे। ज़मीन पर पड़ा इंसान कब से लाश में बदल चुका था और जशन उस लाश को ही दर्द देता रहा। गुस्सा, नफरत, दर्द, जुनून, पागलपन सब अपने चरम पर थे।
पूरा दिन बीत चुका था, लेकिन जशन घर पर वापस नहीं आया। पर उसकी नज़रें घर पर ही थी। अपने फ़ोन में चल रहे लाइव कैमरा से वो अपने कमरे में बैठे गुमसुम सी अति को भी देख सकता था। उसे देखकर जशन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन वो मुस्कुराहट खुशी की नहीं बल्कि दर्द से भरी थी। अपने फ़ोन में अति को देखते हुए वो बोला, मेरे बिना कुछ पल बिताना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है और चली थी पूरी ज़िंदगी अकेली बिताने। उसने फ़ोन बंद किया और साथ ही अपनी आंखें भी। आज रात वो घर नहीं जाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में बेड पर लेटी अति आंखें भी नहीं बंद कर रही थी कि कहीं अगर उसने आंखें बंद कर ली तो वो गहरी नींद में ना चली जाए। उसे इंतज़ार था जशन का कि कब वो आए और कब वो उससे बात करे। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा, जिससे उसने जशन को ना जाने कितने ही फ़ोन मिलाए थे, लेकिन जशन ने एक भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। इस वक्त तक तो आपको आ जाना चाहिए था। आप चाहे कितना भी नाराज़ हो, कितना भी बिज़ी हो, लेकिन रात को तो मेरे पास आते ही थे। क्या अब आपकी नाराज़गी आपकी मोहब्बत से भी बढ़कर हो गई? प्लीज़ आ जाइए ना, उसने रोते हुए कहा। जिस कमरे में उसकी एक एक सांस खिली खिली होती थी, आज उसी कमरे में जशन के बिना उसे घुटन महसूस हो रही थी। न आंखें सूखने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला तो जशन को दरवाजे पर देखकर उसने एक गहरी ठंडी सांस ली। जशन ने जब अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश की तो वो सो ही नहीं पाया। नींद आती भी कैसे, जब नींद चुराने वाली खुद ही नींद के लिए जदोजहद कर रही थी। वो अंदर आया तो अति ने बेड से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन तब तक जशन अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया और अंदर जाने से पहले बोला, मैं इस कमरे में सिर्फ सोने आया हूँ। अगर कुछ बात करने की कोशिश भी की तो वापस चला जाऊंगा। उसकी धमकी सुनकर सिवाय बेबसी से रोने के अलावा अति कुछ नहीं कर पाई। वो बस बाथरूम के दरवाजे जो देखती रही। जशन आया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन अति अभी भी बस उसकी तरफ देखती रही। पूरा दिन उसने जशन का इंतज़ार किया, ये सोचकर कि आते ही ना जाने उसे क्या क्या कहेगी, लेकिन जशन ने सामने आते ही एक बात कहकर उसके होंठ सील दिए। जशन को यूं ही देखते देखते उसकी पलकें बोझिल हुई तो वो सो गई। उसके सोने के बाद जशन उसकी तरफ पलटा और उसके करीब आया। फूलों सा चेहरा एकदम मुरझा गया था। आंखें रो रो कर सूज गई थी और जो होंठ कभी रस से भरे लगते थे, आज पूरी तरह सूखे हुए थे। उसे यूं देखकर उसकी आंखें नम हो गई। पत्थर पिघलने लगा था। जिसकी आंखें सिर्फ गुस्से से भरी होती थी, उनमें मोहब्बत की तड़प नजर आने लगी थी। उसने फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके चेहरे पर हर जगह बड़े प्यार से चूमा। जलते दिल को कुछ राहत मिली तो धीरे धीरे वो भी सो गया। आज सुबह एक बार फिर जशन उसके उठने से पहले ही कमरे से बाहर चला गया। जहां आती पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी, वहीं जशन के चेहरे पर आग की लपटें चमक रही थी। उसके सामने एक चिता जल रही थी और वो चिता किसी और की नहीं, धनंजय राय चौधरी की ही थी। जशन इस वक्त उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। उसकी चिता के सामने उसकी आत्मा को शांति मिलने की दुआ कर रहा था और ठीक उसके दूसरी तरफ खड़ा था एक 25-26 साल का लड़का, जिसकी आंखें आग की लपटों से भी ज़्यादा लाल थी। उसकी एक नज़र उसके बाप की चिता पर तो दूसरी नज़र उसकी दूसरी तरफ खड़े जशन सिंह शेखावत पर थी। मौलिक, हमें लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, उसके साथ खड़े एक आदमी ने कहा, जो तकरीबन 45-50 साल का था। सब लोग छा चुके हैं। मौलिक ने सामने की तरफ देखा, जहाँ सामने जल रही चिता की आग ठंडी पड़नी शुरू हो चुकी थी और वहाँ पर खड़े सभी लोग छा चुके थे। उसने एक नज़र उस आदमी की तरफ देखा और फिर बोला, आप चलिए चाचा जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसकी बात सुनकर मृत्युंजय राय चौधरी ने कुछ नहीं कहा, बस उसका कंधा थपथपाकर वहाँ से चले गए। मौलिक राय चौधरी अपनी आग उगलती नज़रों से सामने ठंडी होती हुई आग को देख रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आग ठंडी होती जा रही थी, उसके दिल में जल रही आग बढ़ती जा रही थी। मेरे पास खोने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी, मेरे डैड। अब वो भी नहीं रहे। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होकर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो कि उनकी हत्या के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि उन्हें मारने वाले हाथ तुम्हारे ही हैं। जिस बेदर्दी से उन्हें मारा गया है, उतना बेदर्द सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, जशन सिंह शेखावत।
बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को दर्द देने का। अब मैं तुम्हें ऐसा दर्द दूंगा कि तुम आह तक भी नहीं कर पाओगे। पहले मैं सिर्फ तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अगर तुमने मुझसे मेरा इकलौता रिश्ता छीना है, तो मैं भी तुमसे तुम्हारा बेहद करीबी रिश्ता छीन लूँगा। और मैं जानता हूँ वो रिश्ता कौन सा है। अब तक सिर्फ एक लड़ाई थी, लेकिन अब जंग होगी, और इसमें जीत सिर्फ मेरी होगी, उसने कहा। और फिर आगे बढ़कर जो राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, उसे अपनी मुट्ठी में भरकर अपने माथे पर लगा लिया। इस वक्त वो भी किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। एक बाजार से शुरू हुई मोहब्बत अपनी ही दुनिया बसा रही थी, लेकिन इस दुनिया पर कई लोगों की काली नज़रें टिकी थी। मोहब्बत का पाक रिश्ता दो दिलों को धड़का रहा था, लेकिन उनकी धड़कनों को रोकने का इरादा उनके कई दुश्मन अपने दिमाग में बसाए हुए थे। क्या खेल रचेगी नियति, किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। ना समय किसी के कहने से रुकता है, ना किसी के कहने से बदलता है। ये तो एक चक्कर है जो चलता रहता है। 2-3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अगर कुछ नहीं बीता था तो वो थी जशन की नाराज़गी, जो अभी भी बरकरार थी। अति अभी भी उसे मनाने की कोशिश करती, लेकिन जब भी वो कुछ कहती तो जशन या तो उठकर चला जाता या फिर कुछ ऐसा कह देता जिससे अति को चुप होना ही पड़ता। क्योंकि जशन चाहे उसे बात ना करे, उसे पहले की तरह प्यार ना करे, लेकिन अति के लिए इतना ही काफ़ी था कि वो उसके सामने है, उसके पास है। पर इन सब के बीच एक चीज़ और भी कायम थी। वो था जशन का प्यार, जो वो रात को अति के सोने के बाद उसे करता। नाराज़गी एक तरफ और मोहब्बत एक तरफ। अति का ध्यान अभी नर्स ही रख रही थी। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चलने फिरने तो वो लगी थी। कभी अपने कमरे में ही टहलती तो कभी नर्स उसे लिफ्ट से नीचे ले आती। इतने दिनों में रागिनी और नियति चुप ही थी, क्योंकि उन्हें एक खास मौके का इंतज़ार था, जो शायद उन्हें बहुत जल्द मिलने वाला था। मनीषा, जिसे जशन ने घर से बाहर निकलने के लिए कह दिया था, वो अभी तक घर पर ही थी, क्योंकि हर्ष ने उसकी तरफ से जशन से माफ़ी मांगी थी और वादा किया था कि आज के बाद मनीषा कोई भी गलती नहीं करेगी। जशन उन्हें घर पर रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन कुछ सोचते हुए उसने हाँ कर दी। पर मनीषा को खास वार्निंग दी थी कि आज के बाद वो अति के सामने भी ना आए। पर लातों के भूत जब लातों से नहीं माने तो बातों से क्या ही मानेंगे। इसलिए उसके दिमाग में यही चलता रहता कि कैसे वो अति को इस घर से और जशन के दिल से बाहर निकाले। और उसके इरादों से भली भांति परिचित थी रागिनी, और अब बस वो तलाश रही थी एक सही मौका, जिसमें वो अपने मोहरे को इस्तेमाल कुछ इस तरह करे कि पूरा खेल पलट जाए और जीत सिर्फ उसकी हो। वही इन सब से अनजान अति अपने कमरे में बैठी थी। आज तो उसने ठान ही लिया था कि जशन चाहे जितनी मर्जी नाराज़गी जता ले, लेकिन आज वो उसे मनाकर ही रहेगी। पर अब इससे ज़्यादा उसका दूर रहना उससे बर्दाश्त नहीं होगा, और अगर उसे ज़्यादा गुस्सा आएगा तो चाहे वो उसे 2 थप्पड़ मार ले, लेकिन ये लड़ाई, ये नाराज़गी ख़त्म कर दे। क्योंकि उसे अपने जशन को बहुत सारा प्यार करना है और उससे बहुत सारा प्यार लेना भी है, और इसीलिए वो कुछ खास इंतज़ाम करने का सोच रही थी। और कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। अति ने पूरी तैयारी कर ली थी घर पर, और किसी की मदद तो वो ले नहीं सकती थी, इसलिए उसने फ़िलहाल अपने लिए रखी नर्स से ही सारी मदद ली। उसने उसे बाज़ार भेजकर वो सारा सामान मंगवाया जो उसे चाहिए था, और फिर उसकी हेल्प से सारा रूम डेकोरेट भी कर दिया। जब बीवी सामने से प्यार लुटाने पर आ जाए तो कौन सा पति मना कर पाएगा। और आप में तो वैसे भी रोमांस कूट कूट के भरा हुआ है, ऐसे में आप मुझसे दूरी कैसे बना पाएंगे। अब देखती हूँ कैसे मुझसे नाराज़ रहते हैं, अति ने अपने कमरे की तरफ देखते हुए कहा, जिसका माहौल बहुत ज़्यादा रोमांटिक लग रहा था। पूरा कमरा गुलाब के फूलों और पत्तियों से भरा था, और सेंटेड कैंडल्स की खुशबू और रोशनी ने तो माहौल और भी ज़्यादा खुशनुमा कर दिया था। हाय रे पहला पहला प्यार, और उस पर तेरा ये खुमार। अति की मुस्कुराहट के चेहरे से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब जशन के आने का वक्त हुआ था, उसने नर्स को जाने के लिए कहा। वो नर्स भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई, लेकिन जैसे ही वो नर्स सीढ़ियों से नीचे उतरी, रागिनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई, और इस वक्त उसकी नज़रें किसी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। कुछ देर उनमें बातें हुई, फिर वो नर्स उल्टे पैर वापस अति के कमरे की तरफ चली गई। अति ने उससे वापस आने का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया
कि जब तक जसन नहीं आ जाता तब तक वो वहाँ से नहीं जा सकती। थोड़ी देर कमरे में रुकने के बाद वो अति को थोड़ी देर सैर करवाने का बोलकर पीछे गार्डन की तरफ आ गई। वो रोज़ ही अति को सैर करवाने के लिए गार्डन में लेकर जाती थी, इसलिए अति को उसमें कुछ अजीब नहीं लगा। दोनों गार्डन में टहल ही रही थी कि अचानक से किसी ने पीछे से आकर अति के चेहरे पर एक रुमाल रखा और देखते ही देखते अति बेहोश हो गई। वहीं दूसरी तरफ जसन फिलहाल अपने कैबिन में बैठा था और गुस्से से पूरा लाल हो चुका था। कोई उसके सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसका पर्सनल डाटा चुरा सके, जिसकी वजह से जसन के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक रही थी। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई, क्योंकि जो ये सब करने की कोशिश कर रहा था उसका खुद का सारा पर्सनल डाटा अब उसकी आंखों के सामने था। उसकी हर एक डिटेल्स अब उसके हाथों में थी। वो मुस्कुराया और बोला, मुझसे भिड़ने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क कर लेना चाहिए था, क्योंकि अगर मेरे बारे में सब जान लेते तो आज तुम्हारे बाप की जान लेने की नौबत नहीं आती। सोचा था उनकी मौत तुम्हें थोड़ी अकल देगी, लेकिन जब तुम खुद मेरे हाथों से मरना चाहते हो तो यही सही। तुम्हारी एक गलती और उस गलती की सज़ा सिर्फ मौत होगी। बस अब इंतज़ार है उस गलती का मिस्टर मौलिक राय चौधरी। थोड़ी देर बाद जसन की गाड़ी शेखावत मैंसन में पहुंची और वह गाड़ी से निकलकर सीधा अपने कमरे में आया। कमरे में कोई सजावट देखकर वो एकदम से चौंक गया। उसकी बेबी डॉल ऐसा कुछ सोच सकती है, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। बिजी होने के कारण वो कैमरा में भी अति को नहीं देख पाया था। वो थोड़ा खुश भी था और थोड़ा गुस्सा भी कि अपनी तबीयत सही ना होने के बावजूद भी अति ने यह सब किया। आखिर ये लड़की कब अकल से काम लेना शुरू करेगी? ये सब चीज़ें तो बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन पहले उसे खुद की तबीयत पर ध्यान देना चाहिए। अभी पिछले स्टंट में लगी चोट ठीक नहीं हुई कि दोबारा स्टंट करने पर आ गई। उसने कमरे की सजावट देख कोई एक्सप्रेशंस नहीं दिए और अति को ढूंढने के लिए नज़रें दौड़ाई, लेकिन अति उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। वहीं कमरे के बाहर खड़ी नियति उसे देखकर जल्दी से अंदर आई। वैसे ये सही है, पहले खुद नाराज़ करो और फिर नाराज़गी दूर करने के तरीके से और नाराज़ करो, जसन ने पलटते हुए कहा। उसे लगा दरवाजे पर शायद अति होगी, लेकिन नियति को देखकर वो चुप हो गया और फिर से नज़रें फेर ली। नियति आगे बढ़ने लगी तो जसन ने उसे हाथ दिखाकर रोका और बोला, तुम्हें इस घर में रहने की इजाज़त दी है, इतना ही बहुत है, मेरे कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी कहना है बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर कह सकती हो। उसकी बात सुनकर नियति हल्की सी मुस्कुराई और बोली, इतनी भी बेरुखी अच्छी नहीं। किसी वक्त प्यार थी मैं तुम्हारा, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं होना। जसन ने अब उसकी तरफ देखकर कहा तो नियति अब उसके रोकने पर भी नहीं रुकी और सीधा अंदर आ गई और उसके बिल्कुल करीब होकर बोली, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है हमारे बीच। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वह लड़की तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम नहीं माने। तुम्हें क्या लगता है ये साज सजावट उसने तुम्हारे और अपने लिए की है? नहीं, ये उसने हमारे लिए की है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकें। उसे भी समझ आ गया कि शायद उसका और तुम्हारा कोई मेल नहीं, इसलिए आज शाम को ही वो यहाँ से जा चुकी है। उसकी बात सुनकर जसन हैरान रह गया और पीछे हटते हुए बोला, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं जानती थी तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन अब चाहे तुम मानो या ना मानो, सच यही है। तुमने खुद ने देखा था कि वो लड़की उस दिन भी तुम्हें छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसे गलतफहमी हुई थी। जसन गुस्से से गरजते हुए बोला। नियति उसके फिर से करीब हुई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अगर उसे कोई गलतफहमी हुई थी तो वो तुमसे बात करके उस गलतफहमी को दूर भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो तो बस तुम्हें छोड़कर चली गई बिना ये सोचे कि तुम्हारा क्या हाल होगा। अरे, जब वही तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो? छोड़ दो उसका पीछा। पहले तो मैं तुम्हारे पास नहीं थी, इसलिए तुमने उससे शादी की, लेकिन अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना। उसे अपनी ज़िंदगी का एक कड़वा सच मानकर भूल जाओ और वापस मेरे साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार। खामोश, एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारे मुंह से, जसन ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा और एक झटके से उसे अपना हाथ छुड़वा लिया। उसकी आंखें इस वक्त अंगारों की तरह धधक रही थी। तुम्हारे प्यार का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरी अति के लिए है। उसके गुस्से को देखकर नियति थोड़ा सहम रही थी, लेकिन आज उसे पीछे नहीं हटना था। आज उसे किसी भी तरह जसन पर काबू बनाना था, इसलिए अब वो सीधा उसके सीने से लग गई और बोली,
तुम्हारा प्यार प्यार है, लेकिन मेरा प्यार, उसका क्या? वो तो कुछ मायने नहीं रखता तुम्हारे लिए। तुम्हें मेरी तड़प नहीं दिखाई देती? जिस तरह तुम उस लड़की के लिए तड़प रहे हो, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। लेकिन तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। क्यों नहीं तुम समझ पा रहे कि वो लड़की नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ? नहीं करती वो तुमसे प्यार। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो तुम्हारे साथ रहती, यूं बार बार तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। प्लीज़ भूल जाओ उसे। कब तक यूं ही उसके पीछे रोते रहोगे? वो लड़की सिर्फ तुम्हें कमज़ोर करना चाहती थी। वो जानती है तुम उससे प्यार करते हो और उसके बिना नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई ताकि तुम कमज़ोर हो जाओ। लेकिन तुम तो कहते थे ना कि दुनिया की कोई भी ताकत जशन सिंह शेखावत को कमज़ोर नहीं कर सकती। फिर क्यों उसके लिए खुद को तकलीफ़ दे रहे हो? जसन उसकी बातें सुन रहा था। पहले तो वो उसे खुद से दूर कर रहा था, लेकिन अब उसके हाथ रुक चुके थे। कहीं ना कहीं नियति की बातें उसे सच लग रही थी। जब अति जानती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता, तो क्यों उसे बार बार छोड़कर चली जाती है? एक बार हुआ, दो बार हुआ, लेकिन अब तीसरी बार वो उसे छोड़कर चली गई। कब तक वो उसके पीछे यूं ही भागता रहेगा? उसके आगे गिड़गिड़ाता हुआ उसे वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आता रहेगा। नियति की बातें सुनकर जसन का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस हो चुका था, पर अंदर ही अंदर वो एक दर्द से जूझ रहा था। आखिर वो कब तक यूं ही अति को ज़बरदस्ती अपने साथ रखता रहेगा? कब तक इस रिश्ते में मोहब्बत की जगह सिर्फ ज़बरदस्ती होगी, या शायद कभी मोहब्बत होगी ही नहीं? तुम शायद सही कह रही हो। मुझे कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। जसन सिंह शेखावत अपनी मर्जी से और अपने दम पर जीता है। कोई भी उसकी ज़िंदगी को अपने हाथों की कठपुतली नहीं बना सकता। जब किसी की नफ़रत मुझे बर्बाद नहीं कर सकती, तो मेरी खुद की मोहब्बत तो सिर्फ मेरी है। इसे मैं खुद को कैसे बर्बाद करने दूंगा? जसन की बातें सुनकर नियति थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। वो जसन के सीने से अलग हुई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आज पहली बार लग रहा है कि मैं अपने पुराने जसन को देख रही हूँ, उसकी बात सुन रही हूँ। ना जाने कहाँ गायब था ये जसन। थैंक यू सो मच मुझे एहसास करवाने के लिए कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, और सॉरी मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया। इट्स ओके। तुम भले ही मुझसे दूर हो गए थे, लेकिन मैं तुम्हें आज भी सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ, सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। अति ने अब उसके चेहरे को फिर से अपने हाथों में भरते हुए कहा, तो जसन ने अपने हाथ उसकी कलाइयों पर रखे और बोला, अब मुझे सब समझ आ गया। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, तुम आराम करो, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ। नियति ने बेड की तरफ बढ़ते हुए कहा, तो जसन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं थोड़ी देर अकेला बिताना चाहता हूँ। आई प्रॉमिस उसके बाद मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। उसके मुंह से ये बात सुनकर नियति का चेहरा पूरी तरह से खिल गया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई और वो मुस्कुराते हुए ही कमरे से बाहर चली गई। जसन ने दरवाज़ा बंद किया और फिर आईने के सामने आया। कुछ पल वो खुद को यूं ही देखता रहा और फिर एकदम से ही उसने अपना हाथ ज़ोर से उस आईने पर मारा, लेकिन अब शीशा कमज़ोर कहें या उसका हाथ फौला दी कि वो शीशा पूरा बिखर गया। लेकिन जसन के हाथ को खरोंच तक नहीं आई, लेकिन कांच भले ही चकनाचूर हो गया, उसका गुस्सा अभी भी बरकरार था। वो नीचे झुका और ड्रेसिंग पर अपने दोनों हाथ रख लंबी लंबी सांस लेने लगा। सांसें बंद कर दो, सांसें बंद कर दो अब इसकी। मेरा बस चलता तो मैं कब की इसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देती, लेकिन मौका अब मिला है और अब मैं यह मौका अपने हाथ से कहीं नहीं जाने दूंगी। रागिनी ज़मीन पर पड़े एक बड़ी सी बोरी को नफ़रत से देखते हुए कह रही थी, शायद उस सैक में कोई इंसान था और शायद कोई और नहीं, उसमें अति ही थी। उसके साथ खड़ा था एक शख्स जिसने मास्क पहना हुआ था। वह उस बोरी की तरफ बढ़ने ही लगा कि एक आवाज़ वहाँ पर गूंजी, एक कदम भी उसकी तरफ मत बढ़ाना। उन दोनों ने घूम कर देखा तो वहाँ कोई नहीं, नियति थी। नियति भी उन दोनों को देखते हुए आगे बढ़ी और फिर स्पेशली उस लड़के की तरफ देखते हुए बोली, तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगे। मैं नहीं चाहती मेरे अलावा तुम किसी और को छुओ, और वैसे भी इसका काम मैं अपने हाथों से तमाम करूँगी। तुम यहाँ, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था कि अति के वहाँ ना होने पर जसन को अपनी मुट्ठी में कर लेना, लेकिन तुम यहाँ आ गई। अब फिर से वो पागलों की तरह इसे ढूंढने की कोशिश करेगा, और अगर उससे पता चल गया
कि ये हमारे पास है तो हम में से कोई नहीं बचेगा। रागिनी जी आगे बढ़कर बोली। उन्होंने नियति को जशन को संभालने के लिए कहा था ताकि जशन को अति को ढूंढने का मौका ही ना मिले। नियति भी उनके पास आई और फिर उनके गाल पर हल्का सा हाथ लगाते हुए बोली, ओ मेरी प्यारी सासू माँ, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। आप फिक्र मत कीजिए। इस बार जशन को मैंने ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि वो इसे ढूंढना तो दूर, अगर ये खुद भी उसके सामने चली जाए तो वो इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। उसकी हालत तो कुत्ते की तरह हो गई है जो ना घर का रहा ना घाट का। अति को उसकी ज़िंदगी में हमने रहने नहीं दिया और अब वो फिर से मेरी तरफ आएगा, मेरा दीवाना बनकर घूमेगा, लेकिन मैं उसे इतना तड़पाऊंगी कि उसके सिर पर नाच रहा मोहब्बत का भूत खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा और वो सिर्फ रोता गिड़गिड़ाता जाएगा। वो लड़का जो अब तक खामोश था और एक ही जगह पर खड़ा था, अब वो नियति की तरफ बढ़ा और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसने अपना मास्क हटाया तो नियति उसे देखकर मुस्कुराई और जल्दी से उसके सीने से लग गई। अब तो आप खुश हैं ना मुझसे हर्ष? आपने जो चाहा था वो मैंने कर दिया। बस अब जल्दी ही जशन मेरे काबू में होगा और उसका सब कुछ आपके काबू में। नियति ने हर्ष के सीने से लगे हुए ही कहा तो हर्ष शैतानों की तरह हंसने लगा और बोला, इसलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता था और तुम्हारे इस काम का इनाम है कि इस लड़की को तुम खुद अपने हाथों से ख़त्म करो। हर्ष की बात सुनकर नियति मुस्कुराने लगी और फिर रागिनी जी की तरफ देखने लगी। ऐसा क्या देख रही हो? अब मेरा बेटा मेरी बहू को कुछ देना चाहता है तो मैं मना थोड़े करूँगी। जाओ कर दो इसकी कहानी का अंत। रागिनी जी ने कहा तो नियति के चेहरे पर तैर रही मुस्कान और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वह अपने कदम पर उस बोरी की तरफ बढ़ाने लगी। उसके चेहरे पर नफरत भरे भाव बढ़ते ही जा रहे थे। वह अपने दांत पीसते हुए मन ही मन बोली, मुझे नीचा दिखाया था ना तुमने, अब देखो कैसे मेरे पैरों तले पड़ी हो। उस जशन से मुझे थप्पड़ मरवाया था ना, अब देखो उस एक थप्पड़ का हिसाब मैं तुमसे किस तरह लेती हूँ। मुझे मेरे कमरे और शेखावत मैंसन से बाहर निकलवाने की कोशिश कर रही थी। मैं तो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी से ही बाहर कर रही हूँ। काश तुम होश में होती और मैं तुम्हें बता पाती कि नियति से पंगा लेना तुम्हारे लिए कितना भारी पड़ रहा है। तुम्हें इतना तड़पाती कि तुम अगला जन्म लेने तक के बारे में सोचती भी नहीं। खैर, अब ऊपर भगवान के पास जाकर इत्मीनान से मुझे जशन की ज़िंदगी बर्बाद करते हुए देखना कि जो हसरत मेरी तुम्हारे साथ पूरी नहीं हुई वो मैं उसके साथ कैसे पूरी करती हूँ। उसे पल पल तड़पाऊँगी, उसे इतना रुलाऊंगी कि मोहब्बत तो दूर, वो एक सांस तक के लिए तरस जाएगा। ना वो जी पाएगा ना मर पाएगा। कहते हुए वो नियति तो लग ही नहीं रही थी जो अब तक सबके सामने थी। शायद और भी कई परतें थी जो अभी खुलना बाकी थी, लेकिन एक चीज़ तो खुल चुकी थी और वो थी वह बोरी जिसकी रस्सी नियति के हाथों में थी। लेकिन एकदम से उसके हाथों से वो रस्सी छूट गई और वो पीछे की तरफ हो गई और ज़मीन पर बैठी एकदम सुन्न सी होकर रह गई, क्योंकि जैसे ही उसने उस बोरी को नीचे किया, अंदर खून से लथपथ एक लाश थी जिसका चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था।